अब देखो स्टूडेंट, हम जैसे आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, चैप्टर वगैरह तो आज शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह का ही पार्ट हम लोग लेने वाले हैं। तो जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू ma, पढ़े होगे ना लॉज ऑफ मोशन में 9th क्लास में ऐसा। दूसरा, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हुआ A इक्वल टू F बाई M, और तीसरा फार्मूला हुआ M इक्वल टू F बाई A। तुम्हें क्या लगता है ये तीनों फार्मूला सेम है कि अलग अलग है? तो कहोगे कि सेम है, बराबर है। तो ये फार्मूला है जिसमें हम लोग कहेंगे फर्स्ट F इक्वल टू एम ए, सेकेंड A इक्वल टू F बाई एम, और थर्ड M इक्वल टू F बाई ए। इसमें कौन सा फार्मूला परफेक्ट है? परफेक्ट फार्मूला विच रिप्रेजेंट its dependency, which represent its dependency correctly। बोलो स्टूडेंट, ये कौन सा फार्मूला है जो अपने डिपेंडेंसी को सही सही रिप्रेजेंट करता है? इस फार्मूले में आंसर दो कोई। देखो स्टूडेंट, यहीं पे बात करते हैं हम लोग लॉजिक का, कॉन्सेप्ट का। देखोगे तो तीनों फार्मूला जो है ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि नहीं? बस इधर का उधर चेंज किया हुआ है। लेकिन हम लोग कहते हैं क्या फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है क्या? फोर्स जो है वो क्या मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है क्या? इसमें कहता है एक्सेलरेशन जो है वो क्या फोर्स एंड मास पे डिपेंड करता है क्या? ये है मास, क्या फोर्स और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है क्या? ऐसा डिपेंडेंसी, इसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे? तो सबसे पहले थर्ड को चेक करो, अटपटा सा है, तुम लोग को भी मालूम होगा, ऐसा फार्मूला बनाते नहीं हम लोग, करेक्ट है? तो हम लोग कहते हैं, मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक ऑब्जेक्ट, इस पे कुछ फोर्स F लगा दिए और इसका मास 1 kg है, इसका मास 1 kg। हमने कुछ फोर्स लगा दिया ऐसा, करेक्ट है ना, ये F। अब बताओ स्टूडेंट, इसका कुछ एक्सेलरेशन भी आया होगा, आएगा ही, नेचुरल है। फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन भी आया। अब सवाल यह है, फोर्स हमने मान लिया जाए लगाया था 10 न्यूटन। तीसरे वाले को चेक कर रहे, थर्ड वाला, जो कि गलत है, समझने में आसानी होगा। फोर्स हमने लगाया स्टूडेंट 10 न्यूटन, इसका मास 1 kg है, बराबर है। यदि फोर्स को बदल दिया जाए, कोई कहे ये फार्मूला डिपेंडेंसी को शो कर, ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा नहीं कि ये गलत है। लेकिन कोई कहे कि हाँ ये डिपेंडेंसी को शो करता है, तो चेक करो ना, 10 न्यूटन फोर्स लगाए, इसका मास 1 kg है, ये तो जो ऑब्जेक्ट रखा है, करेक्ट है। अब फोर्स को इसको 20 न्यूटन कर दे, डबल, तुमको लगता है क्या कि इसका मास 2 kg हो जाएगा? फोर्स को डबल कर देने से मास डबल हो जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, सवाल ही नहीं होता, कैसे हो जाएगा भाई? हमने एक वैसा रहे तो बहुत आसान हो गया, मार्केट से 1 kg राइस ले आओ, घर पे रख दो, लेकिन उस पर फोर्स 5 न्यूटन लगाए, हाँ 1 kg है। मम्मी ने कहा 10 kg लाने को कहे थे, 5 kg क्यों लेके आए? कहा अभी बना देता हूँ, मतलब 1 kg क्यों लेके आए?
तो कहो अभी बना देता हूं, 5 न्यूटन लगाए थे, 1 केजी था, 50 न्यूटन लगा देंगे, 10 केजी हो जाएगा। होता क्या? नहीं होता। मतलब मास फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स बदलने से मास नहीं बदलता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला डिपेंडेंसी को शो नहीं करता है। मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फोर्स, फोर्स बदलने से मास नहीं बदल सकता, कभी भी नहीं बदल सकता। इस फार्मूले में क्या दिक्कत है फिर? ठीक है, डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा, लेकिन ये फार्मूला कैलकुलेशन के लिए सही है। जैसे कोई मास पता करना चाहे, है कि नहीं, जो है मास वो उतने ही रहेगा, बराबर, लेकिन कितना वैल्यू है वो नहीं मालूम। तो मास यदि नहीं मालूम है किसी को, तो हम लोग इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। अब m इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स इज 10, इधर 10 था, फोर्स इज 10 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन 10 इज 1। मास का कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन मास फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों का मीनिंग अलग होता है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखें। ये फार्मूला किसी भी एंगल से गलत नहीं है, फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला मास के डिपेंडेंसी को शो नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मास डिपेंड ऑन द फोर्स, यानी कि फोर्स बदलने से मास बदल जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट है। तो ये डिपेंडेंसी शो नहीं करता। चलो फर्स्ट वाले में बात करते हैं हम लोग। ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास m है और ये एक्सेलरेशन से चल रहा, हमने कुछ फोर्स लगाया। अब सोचो, फोर्स हमने लगाया है, हमने, बराबर, फोर्स हमने लगाया है, हमारी मर्जी जितना चाहे उतना लगाए। अब ये दीवार है, हमने ऐसा फोर्स लगाया, बराबर है, हमने फोर्स इधर लगाया, कुछ भी लगाया, मान लो 10 न्यूटन, तो 10 ही न्यूटन। हम चाहे 20 न्यूटन लगाना तो 20 न्यूटन लगाएंगे। अब कोई बड़ा सा सामान है, घर में भी है, मान लो कि कोई बड़ा सा टेबल है और मम्मी ने कहा तुम्हें कि उसको खींच के इधर साइड करो, तुम्हारा मूड नहीं हो काम करने का, तुम गए टेबल को हल्का से, नहीं मम्मी बहुत वजन है, चल ही नहीं रहा मेरे से नहीं होता, भैया को कहो चलाने के लिए, मेरे से नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा। क्यों भाई? तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो जितना चाहो उतना फोर्स लगा सकते हो। हाँ, एक लिमिट है, सबका फोर्स लगा, ऐसा नहीं कि हम सोच लिए आज हम मेरे को 5 लाख न्यूटन लगाना है तो 5 लाख न्यूटन लगा लोगे क्या? नहीं लगा सकते। तो तुम चाहो 5 न्यूटन लगाना तो 5 ही न्यूटन लगाओगे, टेबल हिलेगा ही नहीं, बराबर है। अब वो टेबल का मास बढ़ा दिया जाए या टेबल का मास कम कर दिया जाए, है, तुम्हारा मूड न बदले, टेबल का मास बढ़ा दिया जाए तो तुम 5 ही न्यूटन लगाओगे कि 10 लगा दोगे? मूड नहीं बदलना चाहिए तुम्हारा, 5 ही लगाओगे, तुम्हारी इच्छा ही नहीं है टेबल हिलाने का, तो टेबल का वजन कितना भी कर दो तुम 5 ही न्यूटन लगाओगे। इसका मतलब मास कितना भी रख दे, ये फोर्स तो जो एक्सटर्नल एजेंट जो लगाने वाला है या कोई मशीन लगाने वाला है उतनी ही लगाएगा। या सिंपल सा ऐसा समझो ना, किसी आदमी की कैपेसिटी मान लो अधिक से अधिक, वो पूरा एनर्जेटिक है, 200 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकता हो, 200 न्यूटन, ठीक है। यहां पे हमने कोई 10 केजी का बड़ा सा सामान रख दिया, का फोर्स लगाओ, उसने 200 न्यूटन पूरा लगाया, चला मास, चलेगा ही भाई, 200 लगाएगा तो चलेगा ही ना। अब क्या किए, उस पे वो 200 से ज्यादा नहीं लगा सकता, ये ध्यान रखना। अभी कितना मास रखे? 10 केजी। अब हमने 50 केजी रख दिया, अब कहां फोर्स लगाओ? मास 5 गुना कर दिए, पहले कितना लगा मास था? 10 केजी, और अब कितना कर दिए? 50 केजी। मास बदल गया ना, मास बदल गया। मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाना चाहिए, तो यहां पे यदि इसने 200 न्यूटन लगाया तो 50 केजी रखने पे 5 गुना मतलब 1000 न्यूटन लगाएगा क्या? अरे वो आदमी की कैपेसिटी 200 से ज्यादा लगा ही नहीं सकता। तो मास बढ़ाने से क्या
फोर्स ज्यादा हो जाता है? नहीं हो जाता। मतलब ये भी जो F इक्वल टू m है, ये फॉर्मूला करेक्ट है कैलकुलेशन के लिए, फोर्स पता करने के लिए, न कि फोर्स के डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये फार्मूला फोर्स के डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन m एंड a, बराबर है। अब सिंपल सा सोचो ना, मैं ही कहता हूं ये वॉल है, कोई कहे कि नहीं डिपेंड करता ही है, सोचो मान लो डिपेंड करता है, ठीक, ये वॉल है, हमने फोर्स लगाया या तुमने लगाया, अपने घर में दीवार होगा, पूरा जी जान से लगाओ, पूरा जितना ताकत है लगा दो, दीवार चला क्या? चला क्या? ऐसा है दीवार यहां से यहां आ गया हो, चलेगा ही नहीं, चलता ही नहीं। मतलब दीवार यदि नहीं चला, वॉल यदि नहीं चला, इसका मतलब कितना एक्सेलरेशन वॉल का? तो वॉल का एक्सेलरेशन सब लोग बोलोगे जीरो, है ना, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ जी? फोर्स इक्वल टू दीवार का मास कुछ 5000 kg और एक्सेलरेशन जीरो, मतलब फोर्स जीरो। मतलब तुमने फोर्स ही नहीं लगाया क्या? ये कैसा जादू है जी? ये पूरा जी जान लगा के एकदम धक्का दे रहे और कोई कह दे तुमको तुमने फोर्स लगाया ही नहीं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? पूरा जी जान लगा के, ठीक है दीवार नहीं चला लेकिन धक्का तो लगाया, कोई कहे नहीं, जीरो। मानने को तैयार हो? नहीं। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि F जो है M और A के कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बराबर है। हाँ, कैलकुलेशन सही सही बताएगा, डिपेंडेंसी नहीं बताएगा। तो ये वाला गलत, जैसे यहां पे समझ लिए ये फॉर्मूला A इक्वल टू F बाई एम। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, मास है और इधर फोर्स है, इसका एक्सेलरेशन है। अब मास को बढ़ा दो। अब सिंपल सा सोचो ना, कोई एक टेबल है, एक टेबल, उस टेबल को तुम धक्का दे रहे हो, टेबल चल रहा, करेक्ट है। अब किसी ने कोई उसकी टेबल के ऊपर बैठ जाए, अब तुम धक्का दे रहे हो, क्या लगता तुम्हें उतनी ही तेजी से चलेगा क्या? स्लो हो जाएगा। तो मास यदि बढ़ाते हैं तो ये जो है कम हो जाता है, नेचुरल है, कम होता है ना, बिल्कुल सही है। तुम ही धक्का दे रहे हो। दूसरा तरीका, टेबल को तुम धक्का दे रहे थे, चल रहा है, तुम्हारा दोस्त आया, वो भी धक्का देने लगा टेबल को, क्या लगता ज्यादा फोर्स लगाओगे, दो लोग धक्का देगा तो उतने ही स्पीड से चलेगा कि फास्ट चलेगा? फास्ट चलेगा। मतलब फोर्स को बढ़ाए तो ये बढ़ा, ये बताता है डिपेंडेंसी। मतलब सेकेंड रिलेशन जो है A इक्वल टू F बाई एम, ये डिपेंडेंसी के आधार पे सही बैठता है। फॉर्मूला तीनों सही है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला अलग होता है, डिपेंडेंसी के लिए अलग होता है। कौन सा क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है उसके लिए ये, मतलब ओरिजिनल फार्मूला कहा जाए, ओरिजिनल तो ये वाला है, सेकंड, नॉट द फर्स्ट। हाँ, हम लोग को पढ़ने में, समझने में, लिखने में F इक्वल टू M या याद करने में आसान होता है पहला वाला, F इक्वल टू M। कितना आसान है? F इक्वल टू M, F इक्वल टू माँ, बहुत आसान है। A इक्वल टू F बाई एम, A इक्वल टू F बाई एम, एक तो लंबा सा है, लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये है। बाकी उसको इधर उधर चेंज करके कोई भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यदि कोई कहे कि इसी में यदि हम लोग मास को फिक्स कर दें, मास को फिक्स कर दिया 1 kg, मतलब 1 kg मास इज फिक्स्ड, तो बचा कौन? A। तो अब देखो यहां पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास 2 kg है, अब इसमें एक्सेलरेशन है एंड दिस इज द फोर्स, बराबर है। अब कोई कहे इसका एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया जाए, मान लो एक्सेलरेशन को डबल कर देंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, करेक्ट है। लेकिन एक्सेलरेशन डबल अपने आप होगा क्या?
अरे एक्सेलरेशन को डबल कौन करेगा? फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डबल होगा या एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स डबल होगा? इसके बारे में सोचो। तो जवाब आएगा फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आने से फोर्स नहीं आता। ऐसा नहीं कोई बॉडी में एक्सेलरेशन दे दो तो उस पर फोर्स लगने लगेगा, नहीं, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब दोनों है एक ही साथ आने हो, जैसे ही फोर्स लगोगे वैसे ही एक्सेलरेशन आएगा, और किसी में एक्सेलरेशन आया तो फोर्स होगा ही होगा। लेकिन एक्सेलरेशन देने से फोर्स आ जाएगा, अब कोई फोर्स लगाने को तैयार ही नहीं है तो एक्सेलरेशन दे सकते क्या? नहीं दे सकते। लेकिन किसी ने यदि फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। एक्सेलरेशन जो है फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन बदलने से फोर्स नहीं बदलता है, फोर्स बदलने से एक्सेलरेशन बदलता है। दोनों सेंटेंस मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली यदि सिर्फ सोचे मैथमेटिकली तो दोनों सेंटेंस सेम है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स और फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली बोथ आर करेक्ट, लेकिन लॉजिकली एक गलत है। फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बदलने से फोर्स नहीं बदलता, बल्कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स, फोर्स बदलने से एक्सेलरेशन बदलता है। ऐसा समझ रहे स्टूडेंट? थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से सब, और लॉजिकल भी है ना जी, लॉजिकल है। धक्का लगाएंगे तब बॉडी चलेगा, बॉडी चलेगा इसीलिए धक्का लगाना, इसीलिए धक्का लग रहा ऐसा नहीं है कि ना। अब मेरे को ऐसा चलने का हुआ, चल रहे बराबर है, तो क्या हुआ? चल रहे हैं इसलिए धक्का लग रहा क्या? कोई ऐसा नहीं है बराबर। कोई धक्का दे दे, ऐसा आप खड़े हैं यहाँ पे और सडन पीछे से आके कोई धक्का दे दे, गिर जाएंगे बराबर। हम ऐसे ही खड़े हैं और कोई कहे गिर जाओ, कहाँ से गिरेंगे जी? कैसे गिरेंगे? अरे भाई कोई धक्का लगाएगा तब ना गिरेगा, हवा में थोड़े गिर जाएगा ऐसे है? नहीं, तुम गिर जाओ तो कोई धक्का लगाएगा। ऐसा होता है क्या कि हम गिर जाएंगे, अब पीछे वाले का मूड ही नहीं हो धक्का लगाने का, ऐसे खड़े हैं, पीछे वाला हम सोच रहे हैं कि हम गिर जाएंगे तो पीछे वाला धक्का लगाएगा, हो सकता क्या? ऐसा नहीं, पीछे वाला मेरे को धक्का लगाएगा तो हम जरूर गिरेंगे। ये डिपेंडेंसी अलग है, कैलकुलेशन अलग है। तीनों फार्मूला कैलकुलेशन के लिए सही है, डिपेंडेंसी के लिए सही नहीं है। करेक्ट है? ये हुआ लॉजिक स्टूडेंट। एक कैलकुलेशन का लॉजिक देखो, हमारे पास फार्मूला है D इक्वल टू 2R। D इज फॉर डायमीटर, R इज फॉर रेडियस। एक डायमीटर है, एक रेडियस है। किसका? किसका डायमीटर, किसका रेडियस? सर्कल का, है ना, स्फेयर का, जो मन करे मानो, सिलेंडर का, जो मन करे, कोई फर्क है, सब में डायमीटर इक्वल टू 2R होता है। सवाल यह है, इफ R बिकम्स डबल, यदि रेडियस को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन D? डी में क्या इफेक्ट आएगा? चलो बोलो, रेडियस को यदि डबल करते हैं तो डायमीटर क्या होगा? वही रहेगा पहला ऑप्शन, सेम। बी ऑप्शन डबल, सी ऑप्शन क्वाड्रपल मतलब 4 गुना, और डी ऑप्शन हाफ, आधा हो जाएगा। बोलो क्या लगता तुम्हें?
इसका आंसर है ये डबल। रेडियस डबल करेंगे तो डायमीटर डबल हो जाए। कैसे? तो देखो एग्जाम्पल, इनिशियल रेडियस मान लो 5 मीटर था, तो इनिशियल डायमीटर कितना होगा? रेडियस इज 5, सो डायमीटर इज 10। फाइनल रेडियस डबल हो गया, सो इट शुड बी 10 मीटर, 5 का डबल। तो फाइनल डायमीटर कितना? तो 10 मीटर रेडियस है तो डायमीटर उसका डबल होता है 20 मीटर। सो इन दोनों में कंपेयर करो, डी फाइनल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी इनिशियल, यानी कि डायमीटर कैसा हो गया? डबल। करेक्ट है? ये देखने में ऐसा लग रहा तुम लोग ये 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर। तो इस तरह के कैलकुलेशंस जो है इसको कैसे सॉल्व कर सकते आसानी से, इस पे थोड़ा बेसिक जानकारी हम लोग, क्योंकि कैलकुलेशन मेन पार्ट है, थ्योरी तो है ही, कैलकुलेशन भी मेन पार्ट है। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक, और फिर चैप्टर्स वगैरह शुरू करेंगे। ओके, बाय।